स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी जैसे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और उनसे बनने वाले बॉन्ड। साथ ही साथ में हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात तो एक डिफरेंस आप लोगों को समझाया था और आप लोगों का दिमाग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। दैट मीन्स वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन या कहीं भी इंटरेक्शन लिखा हो ना, दैट मीन्स ये कभी नहीं होता है कि वहां पे अट्रैक्शन ही हो। इंटरेक्शन मीन्स दो चीज हो सकती है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। तो हमने पहले क्या देखा, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन होता क्या है, सॉरी इंटरेक्शन क्या होता है ये समझा था। फिर उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पहले देखा कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन क्या है। हमने वहीं पे थोड़ा ब्रीफ में ही सीख लिया था कि वॉन्डर वॉल रिपल्शन होता क्या है, बट आज उसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज वॉन्डर वॉल रिपल्शन। तो आज का टॉपिक हमारा है वॉन्डर वॉल रिपल्शन। आप सबको पता है कि वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप लोग लैंडन फोर्सेस भी बोल देते हो या डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोल देते हो। साथ ही साथ में आज हमको शुरू करना है एज डिस्कस्ड अबव। अबव इन द सेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल और नॉन बॉन्डेड एटम्स डिक्रीजेस। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंस करने का क्या मतलब है, देखिए मॉलिक्यूल होगा तो H2 टाइप की स्पीसीज और H2 टाइप की स्पीसीज, और एटम की बात होगी तो एक नियॉन और दूसरा नियॉन, दैट मींस नोबल गैसेस जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ही पाई जाती हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वो भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉन पोलर ये भी है, नॉन पोलर ये भी है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। दैट इज वाई यहां पे हम लोगों ने दोनों चीजें क्लियर कट लिखी हैं कि चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हम वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यहां पे जो चीज लिखी है कि वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ेगा, कि दो नॉन पोलर एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम कर दो या एक हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम कर दो तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर उनके बीच की डिक्रीज करेगी। ये चीज हमने देखा। However, this attraction is maximum when the molecule or non-bonded atoms are at a minimum distance। ये वर्ड समझिएगा, यहां पे और कुछ नहीं यूज हुआ है, अभी समझ में आएगा कि क्यों इसके अलावा वर्ड नहीं यूज किया है। यहां पे मिनिमम ही क्यों नहीं लिखे, एक पर्टिकुलर लिख देते 10 पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर, 1 किलोमीटर, 50 किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, भी आपको समझ में आएगा। टचेज ईच अदर कहने का मतलब है कि ये अगर हमारा नियॉन गैस है और ये भी नियॉन गैस का एक एटम है, तो अब ये जैसे ही इसको टच करेगा, यहां पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, मान लीजिए ये, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जरूरी नहीं कि एकदम टच ही कर जाए, कितना दूर है वो भी जरूरी है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो भी कौन सी डिस्टेंस, मिनिमम, जहां पे याद करिए लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था एक पोटेंशियल कर्व, एक पोटेंशियल कर्व बोलाया था आपको कि वो क्या है, लिनार्ड जोन पोटेंशियल कर्व, उसमें समझाया था। वहां पे ये तो वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए देखते हैं, जैसे जैसे हमारे एटम क्लोज आते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, फिर अचानक से शार्प चेंज देखने को मिलता है। पहले तो एनर्जी घटती है, फिर अचानक से एनर्जी बढ़ जाती है। इस पॉइंट तक जो एनर्जी घटी है, इस पॉइंट से जो हुई है, इसको हम लोग वहां कोवेलेंट बॉन्डिंग में बोलते हैं, ये बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। और मतलब ये, सॉरी, ये तो बॉन्ड लेंथ नहीं, ये तो बॉन्ड एनर्जी है। ये तो बॉन्ड एनर्जी है जो डिक्रीज हुई है, जो डिप आई है, या बॉन्ड एनर्जी की कितनी एनर्जी खर्च हुई बॉन्ड बनने में। और ये पॉइंट, यही पॉइंट जो है ये कहलाता है, ये ऑरिजिन से लेके, ये ऑरिजिन था 0, यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस r होती है और इसी डिस्टेंस को r0 बोल देते हो। r0 दैट मींस बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, ये डिस्टेंस जो होती है बॉन्ड लेंथ होती है। इसके बाद जैसे ही एटम को और क्लोज लाए, देखिए ऑरिजिन की तरफ जा रहे हो, ऑरिजिन की तरफ जा रहे हो, तो शार्प इंक्रीज देखने को मिला कि नहीं, बिल्कुल देखने को मिला है। सिमिलरली यही हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी कुछ ऐसा ही, आप ऐसा ही बोल सकते हो, ऐसे ऐसे बुक में नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बुक्स में ऐसा नहीं बताया गया कि इस वाले कर्व को आप नॉन पोलर वॉल पे लगा दीजिए या वॉन्डर वॉल पे लगा दीजिए, ये तो कोवेलेंट वाले के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ये चीज समझाने के लिए है कि हम कैसे बताते हैं। ये हमारा एक कोई नियॉन का ही ले लो, चाहे H2 मॉलिक्यूल ले लो, ये हमारा ये भी नियॉन का है,
यहां से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उसके बाद हमने बोल दिया ये वो कंडीशन आ गई जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो गया है, दोनों की ताकत बराबर हो गई, यहां पे इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो गया। ये कौन सी कंडीशन थी याद हो? अगर ये याद हो, ये वही कंडीशन थी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये वो कंडीशन है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसीलिए तो अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों क्लोज आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया तो क्लोज होगा, अट्रैक्शन लगेगा, दो एटम क्लोज आएंगे। यहां के बाद क्या देखने को मिलता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन जीतेगा और कहानी तो वही रहेगी, कहावत तो चेंज नहीं होगी, जो जीता वही सिकंदर, इस बार रिपल्सन जीता और वहां पर रिपल्सन लगने लगेगा, उसी की वजह से एनर्जी शार्प घट जाए, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इधर जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। सिमिलरली यहां पे पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, पहले एटम पास आ रहे होंगे तो वो कंडीशन कौन सी होगी? ये वाली, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां लग रहा होगा, तो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगी जहां पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनका रिपल्सन दोनों लगने लगेगा, क्योंकि हमें पता है इसके पास यहां पे क्या है, अंदर न्यूक्लियर चार्ज है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया अगर इसके बाद आगे आए तो यहां पे होगा रिपल्सन, करूंगा आपसे लड़ाई झगड़ा, मेरे घर में मत आओ, मैं तो ऑलरेडी कंप्लीट हूं, ऑक्टेट मेरा कंप्लीट है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, झगड़ा करना पड़ेगा। दैट मींस एट दैट टाइम फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेटेड ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे एनर्जी बढ़ जाती है और उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही आप वंडर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हो। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके स्फीयर पे, इनकी जो आउटर बाउंड्री है उस पे ये सब हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां अगर रिपल्शन होगा तो दैट रिपल्सन इज कॉल्ड एज वंडर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन। शायद ये समझ में आया होगा। और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो जाए, बिल्कुल ही इक्वल हो जाए, एट दैट टाइम जो दोनों के बीच की लेंथ होगी वही उसकी कोवेलेंट, सॉरी वंडर वॉल रेडियाई होगी। और यहां पे जब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर होता है, इस टाइम पे जो डिस्टेंस आती है वो आर नॉट, दैट मींस बॉन्ड लेंथ होती है। वंडर वॉल के केस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो जाएंगे तो वहां से मिलने वाला जो रेडियस होगा उसे हम वंडर वॉल रेडियस कहेंगे। अट्रैक्शन को वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देंगे, रिपल्सन टर्म को हम लोग वंडर वॉल रिपल्सन कह देंगे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम इसकी। इफ दे आर फोर्स्ड क्लोज्ड देन दिस मिनिमम डिस्टेंस, वही चीज है कि अगर आप जबरदस्ती क्लोज ला रहे हो, किसी भी मेथड से लाओ, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोलिजन बढ़ाओ, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? देन दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस टर्न इनटू रिपल्सिव फोर्सेस एंड कॉल्ड एज वंडर वॉल रिपल्सन। यही तो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहेगा, मजा आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, उसके बाद आप जबरदस्ती करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने लगेंगे, न्यूक्लियस भी रिपल्सन करेगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वहां पे रिपल्सन होगा, झगड़ा होगा कि मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूं, सारा एकदम बढ़िया सा ऑक्टेट कंप्लीट है और स्टेबल हूं, इसीलिए मुझे नोबल गैस बोला जाता है। तो वहां पे रिपल्सन डोमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उसने, एक न्यूऑन ने दूसरे वाले न्यूऑन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना चाहा। भाई अगर ज्यादा क्लोज चले जाएंगे तो वहां ओवरलैपिंग वगैरह होने लगेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनने लगेगा। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड हमारा एक्चुअल में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहां पे भी तो वही है, यहां पे सेल सेल अभी टकरा जाएंगी, थोड़ी देर में इनके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड यहां बनाने का। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं, उनमें किसी तरह का ओवरलैपिंग वगैरह होगा ही नहीं, ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दस इट इज लॉजिकल टू स्टेट दैट एवरी एटम और ए मॉलिक्यूल हैज एन
हाइड्रोजन इफेक्टिव साइज कॉल्ड एज वॉन्डर वॉल रेडियस, मतलब सारे एटम्स का अपना पर्टिकुलर एक एक्सटेंट होगा जिसके बाद वो रिपल्सन करना शुरू करेंगे या रिटेलिएट करना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन छोटा है, वो तो थोड़ा स्टार्टिंग में ही पास आएगा, रिपल्सन करने लगागा। आयोडीन काफी बड़ा होता है तो वो काफी क्लोज आ जाएंगे, क्लोज इन द सेंस उनके कंपैरिजन में तो काफी क्लोज आएंगे, लेकिन यहां पे एक्चुअल में होता क्या है, हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा नहीं है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है बेचारों के पास, तो कितना धक्का दोगे। वो कह तो रहे कि हमारे पास ना हो, एक्चुअल में तो हाइड्रोजन नहीं मतलब H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर वाले H2 मॉलिक्यूल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो धक्का मुक्की करेंगे तो 2 लोग करेंगे, ज्यादा तबाही थोड़ी करेंगे, और इनके पास इतनी पावर भी नहीं। लेकिन आयोडीन के केस में जाओगे, आयोडीन के पास 53, एटॉमिक नंबर 53 होता है। एटॉमिक नंबर 53, कितने 53 इलेक्ट्रॉन, ये हाई रिपल्सन मारेंगे, हाई रिपल्सन मारेंगे तो कहेंगे भैया दूर रहो, मुझसे दूर रहो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। और अगर दूर रखेंगे ये भी I2 और ये भी I2, जैसे ही दूर रखेंगे तो ये इस मॉलिक्यूल में आपको जो इसकी रेडियस देखने को मिलेगी वो ज्यादा होगी। H2 में ज्यादा क्लोज आ जाएंगे क्योंकि रिपल्सन उतना नहीं मार पाएंगे, इसलिए कम देखने को मिलेगी। I2 में ज्यादा दूर देखने को मिलेगी क्योंकि इनके पास तो भारी भरकम साइज है इनका, इसलिए इसकी जो वॉन्डर वॉल रेडियाई होगी दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे हम लोग, ये रहा डेटा, आपके सामने डेटा लिख दिया है बॉन्ड रेडियाई का, मतलब वॉन्डर वॉल की रेडियस का, वो भी पिकोमीटर्स में। अगर आप देखते हो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है देखिए, एटम का मतलब क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, मतलब हमारा जैसे मान लीजिए यहां पे एटम किसका लोगे, जैसे जीनॉन ले लो या नियॉन ले लो, नोबल गैसेस ले लो। ग्रुप ऑफ एटम लेने का कहने का मतलब है जैसे H2 ले लो, CH4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, वैसे ही CH4 दूसरा ले लो, इन गैसेस ही हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्सन्स लगेंगे ये है। हाइड्रोजन के लिए देखिए डिस्टेंस कितनी लिखी है, 120 पिकोमीटर देखने को मिल रही है, 120 पिकोमीटर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहां पे 120 पिकोमीटर देखने को मिल रही है, फ्लोरीन में 135 देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन में 140 देखने को मिल रही है, नाइट्रोजन में 150 देखने को मिल रही है। कह रहे हैं सर ये कैसे चल रहा है, ये जरा ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन का यहां पे साइज देखने को मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन काफी छोटे साइज का होता है, हीलियम जो है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में हल्का सा बड़ा होगा। उसके बाद हम देखते हैं लिथियम, इससे तो बड़ा, इन लोगों से तो बड़ा ही होगा। फिर लिथियम के बाद, अब लिथियम से कंपेयर करते हैं, लिथियम से अगर कंपेयर करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो एट दैट टाइम फ्लोरीन की क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइटली खींच लेता है, बहुत ज्यादा टाइटली खींच लेगा, तो ये जो फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन की तरह लगभग लगभग एक्ट करने लगता है। मतलब इसका लिथियम, आपको लगेगा लिथियम छोटा है, लेकिन लिथियम के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज्यादा छोटा होता है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो जितना छोटा उसकी वॉन्डर वॉल रेडियाई उतनी कम होगी, इसीलिए सबसे कम तो हमारी हाइड्रोजन की देखने को मिल रही, क्योंकि ये तो 1s है, बहुत ही छोटा है। मतलब अगर ये इतना है तो फ्लोरीन इससे तो बड़ा ही होगा, थोड़ा सा तो बड़ा ही, अभी बताया थोड़ा भी बड़ा होगा। इसीलिए देखिए वॉन्डर वॉल रेडियाई में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, 120 के बाद 135 हो गया। उसके बाद फ्लोरीन के बाद इसका ऑक्सीजन का ज्यादा क्यों है, समझिए, अभी तो बताया कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे इधर जा रहे हो क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है। पहले लेक्चर में पूरा यही समझाया हूं कि जैसे जैसे साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। यहां पे देखोगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा सा, इतना बड़ा है, ऑक्सीजन का इससे बड़ा है, नाइट्रोजन का इससे बड़ा है, कार्बन का इससे बड़ा है। तो इसीलिए अगर आप फ्लोरीन का देखोगे तो इसके बीच में अगर 2 होंगे फ्लोरीन तो छोटे छोटे, यहां पे आ गए F2 वाले मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के हैं तो थोड़ा दूर रहेंगे इनसे, अगर फ्लोरीन नाइट्रोजन का है तो और दूर रहेंगे क्योंकि बड़े हैं। सिमिलरली ऐसे ही जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल का, वैसे वैसे हमारी वॉन्डर वॉल रेडियाई बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन का 120, फ्लोरीन का 135, ऑक्सीजन का 140, नाइट्रोजन का 150,
150 है, इधर हमने क्लोरीन का लिख दिया, क्लोरीन का 180 होता है, नाइट्रोजन का सॉरी नाइट्रोजन का तो हो गया है, क्लोरीन का 180 होता है, सल्फर का हमारा 190 होता है, ब्रोमीन का 190 होता है, यहाँ 190 ने इसको 195 करिए, ठीक है, ब्रोमीन का 195 होता है, और यहाँ CH3 ग्रुप जो है उसका 200 है, फिर आयोडीन का 220 है। कहेंगे सर ये तो कार्बन वाला है, इतना छोटा है, रुको जरा, यहाँ पे क्या दिया है, CH3 है, यहाँ पे मतलब एक C है, और ये H है, ये H है, और ये एक H है। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ, ये यहाँ पे इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है। दैट मीन्स अब ये पूरा ग्रुप है, यहाँ पे जो लिखा है ग्रुप ऑफ एटम्स, वो पूरा का पूरा ग्रुप बन गया है, एक कार्बन या एक हाइड्रोजन का नहीं देखोगे। अब इसके कंपैरिजन में आयोडीन ले आओगे तो वो तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके अलावा चाहे आप ब्रोमीन भी ले आओगे, अगर खाली ब्रोमीन यहां लाओगे ना तो वो इतना ही बड़ा होगा, ये इतना ही बड़ा होगा। तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 का जो बॉन्ड उसका है वॉन्डर वॉल रेडियाई, वो 200 देखने को मिलेगी, आयोडीन की जो है वो 220 देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हम लोग। यहाँ पे इफ द सम ऑफ ए वॉन्डर वॉल रेडियाई बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम और ए मॉलिक्यूल इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिपल्सन में। क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने बताया है, उसके बाद अगर जबरदस्ती क्लोज लाओगे तो रिपल्सन होने लगेगा, बार बार यही रिपीट होगा और कुछ नहीं है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था इस वाले कर्व से कि पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर होगा, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर होगा उसी को ही आप वॉन्डर वॉल रेडियाई कह दोगे। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस रहेगी तो अट्रैक्शन लगता रहेगा, अगर उससे कम हो जाएगी तो रिपल्सन लगने लगेगा, रिपल्सन डोमिनेट हो जाएगा। ये देखिए यही कंडीशन वहां पे लिखा गया है कि जैसे ही हम एक्चुअल वॉन्डर वॉल रेडियाई से ज्यादा कम मतलब और ज्यादा डिस्टेंस कम कर रहे होंगे दोनों एटम के बीच में, वहां रिपल्सन लगने लगेगा। जो थोड़ी देर पहले अट्रैक्शन लग रहा था क्लोज लाने पे, वही अब कन्वर्ट होके रिपल्सन हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर द बोथ फॉर्म ऑफ ए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है आपको पता है, C6H12 होता है, उसको हम लोग ऐसे बनाते तो ऐसे ही है, बेंजीन की तरह ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल फॉर्म हम लोग किसमें पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म स्टेबल होती है, बोट अनस्टेबल होती है। क्यों होती है उसके सामने यहाँ पे रीजन दिया गया है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल हाइड्रोजन कौन से हैं, जो इस वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, 1 और 4 वाले हाइड्रोजन इज हैविंग ए डिस्टेंस ऑफ 183 पिकोमीटर। देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस दिखाई गई है वो है 180 पिकोमीटर, और 180 पिकोमीटर होने का मतलब 183 पिकोमीटर। एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन के लिए 120 होनी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए 120 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी यहाँ पे 183। कहेंगे सर अच्छा है, लेकिन समझो यार, एक हाइड्रोजन के लिए 120 और दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी 120 है। यहां देखिए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके मैंने समझाया, 120 इंटू 2 मतलब 240 की रिक्वायरमेंट है। एक हाइड्रोजन एटम को 120 चाहिए तो 2 को कितना चाहिए, 240 रही दूर दूर रहने के लिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। होना 240 था, लेकिन एक्चुअल में 183 है, तो अब बताओ मारपीट होगी कि नहीं। मतलब जितना दूरी बना के रखना था उतनी नहीं बनी। अब नहीं बनी तो अब कहेंगे अब दिखाता हूं, दैट मींस इसमें रिपल्सन होते हैं। रिपल्सन होने की वजह से यहां पे रिपल्सन्स होंगे। एक मिनट रुकिएगा, यहां पे रिपल्सन्स होंगे, उसी की वजह से हेंस बोथ फॉर्म साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन द चेयर फॉर्म। सिमिलरली इसकी बात करेंगे हम लोग, जैसे उसकी बात कर लिए हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन की। सिमिलरली 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है इज मोर स्टेबल देन व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर इन द इक्वेटोरियल। वो पहली कंडीशन कौन सी है, एक्सियल की। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल व्हेन द 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन देन व्हेन दे आर ऑन द एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेंजीन का जब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहती है उसकी, ठीक है। ये हमारी चेयर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें अगर आप नेमिंग करते हो, एक पोजीशन, दो पोजीशन, 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 ये नीचे, ये ऊपर। यहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं,
ठीक है, ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोजन है। अभी समझ में आएगा आपको, 1 मिनट रुकिएगा। आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, ये रहा। ये सारे हमारे हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं। 12 हाइड्रोजन हमें बनाने पड़ेंगे। कार्बन कितने हैं? 4। बेंजीन की तरह है, बस खाली बेंजीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल होता है, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये प्लेनर नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल कहाँ पे है अभी आपको दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, जो ये नेम दिए हैं जितने भी जो एक्सिस में है, देखिए चोच पे जितने भी ना, चोच की साइड पे निकले हैं, ऐसे याद करने की ट्रिक है, ऐसे याद कर लो कि जिस साइड पे चोच निकला है वो एक्सियल होगा, उसके अपोजिट वाला इक्वेटोरियल होगा। अब देखिए इसकी चोच किधर निकली, उस साइड थोड़ी है, नीचे की साइड है, तो यहाँ पे एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। सिमिलरली इसकी कहाँ है? नीचे साइड है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसकी कहाँ जा रही? ऊपर जा रही, एक्सियल इक्वेटोरियल। इसकी कहाँ? नीचे आ रही, एक्सियल इक्वेटोरियल। इसकी कहाँ जा रही? ऊपर जा रही, एक्सियल इक्वेटोरियल। ऐसे याद करने की आप ट्रिक भी बना सकते हो। ये हमने लिख दिया एक्सियल इक्वेटोरियल। अब थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि जो सिस 1,3 डाई मिथाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कोई भी कार्बन लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर आप बोलिए तो ये हमारा पहला कार्बन है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला कार्बन है, ठीक है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब बोल रहे थे 1,3, तो देखिए 1 पोजीशन तो ये हो गई और 3rd पोजीशन ये हो गई। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? 1,3 डाई मिथाइल। 1 और 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को हटाओ, मिथाइल चिपकाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, मिथाइल चिपकाओ, आपका खेल हो जाएगा। लेकिन यहां समझाया गया है कि अगर हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा, एक्सियल पोजीशन कौन कौन सी है? देखो ये वाला और ये वाला क्या है? एक्सियल है। तो मैंने ये रख दिया यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3। तो अब क्या होगा? ये वाला इसके बीच में रिपल्सन करेगा, यहां से रिपल्सन करेगा। जैसे फ्लैगपोल इंटरेक्शन हुआ था ना, वैसे यहां पे भी रिपल्सन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल वॉन्डर वॉल रेडियाई होती है ना, उससे कम हो जाएगी रेडियाई। और अगर कम हो गई तो फिर वही चीज कि आप जबरदस्ती क्लोज ला रहे हो। क्यों क्लोज ला रहे हो? वो कहेगा मत लाओ ना क्लोज, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो उस जगह वहां पे झगड़ा होगा, रिपल्सन होगा। इसीलिए ये फॉर्म लेस स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू डाई इक्वेटोरियल। ये तो डाई एक्सियल थी, देखिए ये भी एक्सियल है, वो भी एक्सियल है। लेकिन अगर मैं कहूं डाई इक्वेटोरियल 1,3, देखिए पोजीशन 1 और 3 ही है, लेकिन ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल। क्या इनके बीच में रिपल्सन है? एक जा रहा है नॉर्थ साइड, दूसरा जा रहा है साउथ साइड, मतलब कोई जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, कोई रिपल्सन नहीं होगा। इसीलिए जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो वहां समझाया जाएगा आप लोगों को कि आपका जो इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या कोई और ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होगा। वाइल अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वहां पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन्स देखने को मिलते हैं। ये हमने यहां पे सारी चीज यही लिखी हुई है। इन द डाई एक्सियल कन्फॉर्मेशन जहां दोनों ऊपर थे, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सियल मिथाइल ग्रुप्स एट C1 एंड C3 इज लेस देन द सम ऑफ देयर वॉन्डर वॉल रेडियाई। थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन की वॉन्डर वॉल रेडियाई देखे थे कि 120 होती है एक की, तो 2 के आसपास आने की कितनी होनी चाहिए थी? 240। लेकिन मिली कितनी? 183 मिली थी। होनी 240 चाहिए थी दोनों के बीच में डिस्टेंस, लेकिन जबरदस्ती उनको 183 पे ले आए पास में, तो वो कहेंगे क्या? रिपल्सन मारेंगे, धक्का मुक्की, वहां पर रिपल्सिव स्टेट बनी। इसीलिए बोट फॉर्म हमारी लेस स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू चेयर। ये सीख लिया। अब बोल रहा है कि जब एक्सियल पे दोनों रखोगे ना, तो एक्चुअल में जितनी वॉन्डर वॉल रेडियाई होनी चाहिए, मैं मान लेता हूं एक अप्रोक्सीमेट लेट कर लेता हूं 100 होनी चाहिए, लेकिन जब आप डाई मिथाइल को एक्सियल पोजीशन पे रखते हो तो वो 60 या 70 रह जाएगी। तो होना 100 चाहिए, है 60 और 70, दैट मींस यहां फिर से रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो क्या देखने को मिलेगा?
अनस्टेबिलिटी आएगी। इसी रिपल्सन को ही हम लोग वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्सन कहेंगे, वॉन्डर वॉल रिपल्सन का नाम दे देंगे। ये देखिए, एज अ रिजल्ट रिपल्सिव फोर्स आर सेट इन मतलब वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे। सच रिपल्सिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन और सिंपली स्टेरिक स्ट्रेन। याद रखिएगा, जब भी आपके सामने ये टर्म आए तो इससे ये ना समझिए कि यहां के स्टेबिलिटी मिल रही है। 1,3 डाया एक्सियल इंटरैक्शन नाम है। लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैंने आपको समझाया था, इंटरैक्शन डज नॉट मीन अट्रैक्शन। ये जरूरी नहीं है कि इंटरैक्शन लिखा है तो वहां पे अट्रैक्शन ही हो। इंटरैक्शन हैव ए टू टाइप, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो 1,3 डाई एक्सियल जो होता है ना, वो लिखा तो इंटरैक्शन है लेकिन आपको समझना रिपल्सन है, और रिपल्सन होता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सिंपली स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्यों? जब किसी के जो साइज के वजह से जो रिपल्सन आता है उसे हम स्टेरिक टर्म से बुलाते हैं। किसी के साइज वगैरह की वजह से जो भी रिपल्सन क्रिएट होते हैं वो स्टेरिक होते हैं। किसी की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर कोई रिपल्सन आ रहे होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। यहां पे कौन सा होगा, साइज वगैरह का ना, उनका साइज नहीं आ पा रहा है, एक दूसरे में टकरा रहा है, आउटर के जो स्फीयर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए इसको स्टेरिक स्ट्रेन भी बोल देते हैं। हावेयर इन द डाई इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन द टू मिथाइल ग्रुप्स आर हेल्ड एट ए डिस्टेंस मोर देन द सम ऑफ देयर वॉन्डर वॉल। अभी पीछे करके दिखाया था, एक नॉर्थ जा रहा था, एक साउथ जा रहा है, ये रहा। यहां पे इस एग्जांपल में देखिए, यहां पे अगर यहां एक CH3 रख दो, एक CH3 इधर रख दिया है, एक CH3 यहां, तो एक नॉर्थ जा रहा दूसरा साउथ जा रहा, रिपल्सन होने के चांस ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि वॉन्डर वॉल रेडियाई जितनी चाहिए उससे तो ये ज्यादा है, और ज्यादा है तो यहां रिपल्सन नहीं लगेगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन ना भी हो डजंट मैटर, अरे एटलीस्ट रिपल्सन तो नहीं हो रहा है। नंबर पॉजिटिव में आए ना आए कोई बात नहीं है, अरे एटलीस्ट जो आए हैं उसमें से तो ना कटे, निगेटिव तो ना हो। वही चीज यहां पे भी है, रिपल्सन नहीं लगता है इस वाली फॉर्म में। सच रिपल्सिव फोर्सेस ये हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं हावेयर इन द डाई इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन द टू मिथाइल ग्रुप्स आर हेल्ड एट एन डिस्टेंस मोर देन द सम ऑफ देयर वॉन्डर वॉल रेडियाई एंड हेंस सम रिपल्सिव फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। जो वॉन्डर वॉल रिपल्सिव फोर्सेस डाईएक्सियल में एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। एज अ रिजल्ट सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन ए डाईएक्सियल। जो हमारा यहाँ पे सिस डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है वो किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल लिख लो, इक्वेटोरियल, डाई इक्वेटोरियल। यहां पे बोलेंगे एज ए रिजल्ट डाया इक्वेटोरियल, डाया इक्वेटोरियल सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन डाई एक्सियल कन्फर्मेशन ऑफ 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें नाम कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना दी थी, यहां से आप समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है, यहां से आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि क्या समझाया गया है। ये लीजिए आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी गई है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें स्ट्रेन लग रहा है लेकिन इसमें जो CH3 है अपार्ट है, मतलब काफी दूर है, इसलिए यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं देखने को मिलेगा। कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, डाया इक्वेटोरियल वाली स्टेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि डाया एक्सियल में रिपल्सन्स लग रहे थे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझ में आ गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोगों ने वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन समझा। इंटरैक्शन डजंट मीन अट्रैक्शन, इंटरैक्शन हैव टू टर्म्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। कहां पे क्या लग रहा है ये हमें देखना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।